किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन हम बात करते हैं नए नए विषयों पर और खेती किसानी की ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की रहती हैं। किसान भाइयों, आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी जानकारियाँ दें कि आप आपकी खेती में और भी ज़्यादा उन्नतशील और भी ज़्यादा मुनाफा कमाते रहें। आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं और विषय से संबंधित विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर रेखा तिवारी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय उज्जैन से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। वैसे आपने वर्तमान में किसान भाइयों एक शब्द सुना होगा, वो शब्द है मिलेट वर्ष। जी हाँ, वर्तमान में हमारे साल में अभी जो हमारी मिलेट वर्ष मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इस संदर्भ में है, इसके बारे में हम जानेंगे मैम से। और पोषक तत्व हमारे जो रहते हैं, श्री अन्न, पोषण और सेहत, ये हमारा विषय है। इस पे हम बात करने वाले हैं आज और क्या कुछ है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे मैम से ही। सबसे पहले तो ये बात करेंगे मैम कि मोटा अनाज, जैसे हम लोग अभी मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं, तो मोटा अनाज से क्या तात्पर्य है और मोटा अनाज किसे कहते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो साल है वो मिलेट वर्ष करके घोषित किया गया है 2023 को। जहाँ से देखे 72 देशों की इसको मान्यता भी मिली है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको हामी भर दी है और पूरा साल जो है मिलेट वर्ष बोलकर घोषित हुआ है। इसी के अंतर्गत अपन मिलेट अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपने जो माइनर मिलेट्स थे, एक समय ये अपने परंपरागत खेती में आते थे, लेकिन 1960 के दशक के बाद से हम देखें तो हमारे भोजन की थाली में ये मिलेट्स गायब हो गए या लुप्त होने के कगारों पर आ गए हैं। पूरे तो नहीं गायब हुए, और उसकी जगह ले ली है गेहूं ने और चावल ने। और हम देख रहे हैं कि आए दिन बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है और इस गेहूं और चावल को कम करने या धीरे धीरे पूरा हटाकर अपने जो पुराने थे माइनर मिलेट्स, जो कि एक खदान थी या सुपर फूड जिसको हम कह सकते हैं, उनको फिर से अवेयर करके लोगों के अंदर जन जागृति लाने के लिए इस तरह के आयोजित करके प्रोग्राम आयोजित कर कर इसको अपन कैसे बढ़ावा दें और अपनी थाली में फिर से शामिल करें, इसके ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसी के लिए अपने ये 2023 पूरा मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में मैम ने बताया। मैम, एक और चीज़ है, मोटा अनाज जो होता है हमारे किसान भाई उगाते हैं और मुख्य रूप से खाने के लिए तो सभी लोग बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आपने बताया। तो इसके बारे में बात करते हैं कि मोटा अनाज कैसे खाया जाए और खाने की विधि क्या क्या होती है। क्योंकि अभी जो मैं चर्चा करती हूँ कई लोगों से, तो गेहूं और चावल को तो सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, कैसे खाया जाता है, लेकिन मोटा अनाज की जब बात आती है तो पहली बात तो ये कि उनको पूरी तरह से यही नहीं मालूम है कि मोटा अनाज एक्चुअल है क्या। जैसे रागी, कोदो, कुटकी, अपनी ज्वार बाजरा, ये तो चलो ज्वार बाजरा अभी भी प्रचलित में है थोड़ा बहुत, पर बाकी के जो फूड है ये माइनर मिलेट्स थोड़े थोड़े विलुप्त हो रहे हैं या कुछ कुछ स्टेट्स में अभी भी है। इनको खाने की एक विशेष विधि भी है। जैसे अपन गेहूँ और चावल को खाते हैं, ऐसे ही इसके भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और लोगों को लगता है कि माइनर मिलेट्स को कैसे खाना चाहिए पता ही नहीं है। ये बात भी सही है कि कुछ माइनर मिलेट्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत देती है। जैसे अब अपन कहे कि ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा बोलते से कई गृहिणियाँ, कई महिलाओं को लगता है कि इसकी रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ना के बराबर या है नहीं। ग्लूटेन जो है जो चिकनापन थोड़ा लाता है, जिसके कारण गेहूं की रोटी अपन बहुत आसानी से बेल पाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर ग्लूटेन है उसमें तो वो आपके सेहत के लिए नुकसान देगा। और जो माइनर मिलेट्स है इसमें ग्लूटेन ना होते ही नहीं या ग्लूटेन फ्री होता है, और जब इसकी रोटी बनाना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो इसकी रोटी बनाने के लिए अलग अलग ज़रिए भी आजकल आ गए हैं मार्केट में। इसका पहले साइज़ छोटे से लगा के थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करके कैसे इसको खाया जाए इसके बारे में बताया जाता है। साथ में अभी जो नई पीढ़ी है ये पास्ता, नूडल्स, इसके पीछे काफ़ी रुचि दिखाती है। तो अपने जो परंपरागत जो पहले के फूड आइटम्स थे उसके अंदर भी सेवैया नाम की एक चीज़ आती थी। अगर अपन नूडल्स देखो तो ये वो सेम ही है, लेकिन नूडल्स का थोड़ा शेप बदल दिया, उसके अंदर मसालों का अलग पैकेट डाल दिया, इसका कारण वो काफ़ी प्रचलन में आ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर अपने माइनर मिलेट्स को अपन
पास्ता और नूडल्स के ज़रिए भी मार्केट में ला सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये कोदो कुटकी को शामिल किया जा रहा है ताकि इसको खाने में आसानी भी हो जाए और हर तरह के वर्ग भी इसको आसानी से खा सके। इसके अलावा खिचड़ी दलिया भी अपन इसका बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि बच्चों से लगा के हर वर्ग के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद और सेहतमंद रहता है। बिल्कुल। तो कैसे खाना है और उसकी विधि क्या है, इसके बारे में हमने बात की। मैम, एक सवाल यहाँ पर आपके जवाब से मुझे आया, जहन में आया हाँ। कि आपने कहा कि परंपरागत जो हमारी जो खान पान रहा है काफ़ी बदलाव हुआ है अभी रिसेंटली, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने सेवइयों का और नूडल्स का एक एग्जांपल दिया, क्या कुछ ऐसा कुछ और भोजन होता है कि हम परंपरागत खाते हैं लेकिन अभी मॉडर्न खाने में उसका हम विकल्प ढूंढ सकें इन अन्न से, मोटे अनाज से? हाँ, अभी जो मल्टीग्रेन आटे की अपन बात करते जी। हैं, बहुत कॉमन एक एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि किसान भाई और महिलाएं भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है। जी। मिलेट्स को हम उगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उगा तो लेंगे, लेकिन जब तक हम उसको थाली में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम उसको सेहत से कैसे जोड़ेंगे। जी। कोरोना ने अपने को सबको बहुत अच्छे से बता दिया है कि कोरोना के कारण अपनी सेहत डाउन हो गई थी क्योंकि इम्यूनो पावर अपना कम हुआ था, बूस्टिंग लेवल अपना काफ़ी कम हो चुका था। यदि उसको अपने को फिर से अच्छा करना है तो अपना सेहत की थाली जो है अपनी सेहतमंद होना चाहिए। सेहतमंद थाली के लिए अभी आप जो बोल रहे थे मल्टीग्रेन आटे की भी बात बीच में काफ़ी हुई थी, जिसके अंदर 3 से 4 तरह के अलग अलग ग्रेन इस्तेमाल किए जाते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए अगर अपन नई बात करें नूडल्स और पास्ता के अलावा यदि घर के हर एक व्यक्ति को इसको खाने में अपन बाध्य ही कर दे, एक तरह से मैं तो ये कहना चाहूँगी, तो उसके अंतर्गत अगर ग्रेन की बात करें तो ग्रेन को अपन थोड़ा साइड में करके क्यों ना हम ये माइनर मिलेट्स जो है उसके 4 से 5 माइनर मिलेट्स को हम मिक्स कर ले और उसकी हम रोटी बना लें, क्योंकि सब में हर तरह के गुणधर्म है, हर तरह का पोषक तत्व है, सब तरह के सेहत को अपने फायदेमंद वाली चीज़ इसके अंदर है, जिसमें बीपी हो गया, शुगर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, अपन वो भी उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। उन सबको अगर अपने को रोकना है या कुछ जिनको हो चुका है उनके लिए किफ़ायती रखना है तो इस तरह के मल्टीग्रेन को भी अपन अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण बात तो है ही, साथ में तमाम वो दर्शक जो कि इस वक्त ये देख रहे हैं उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी सेहत और जो स्वास्थ्य है वो कैसे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। एक और चीज़ में आपने कही, पोषक तत्वों की बात कही, तो पोषक तत्व कैसे हमारे रहते हैं और इनसे कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जैसे पोषक तत्व तो हमारे लिए तो बहुत कॉमन बात हो गई, लेकिन जब हम किसान भाई और बहनों से बात करते हैं तो पोषक तत्व उनके लिए लगता है कि पता नहीं किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। उनको बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं कि पोषक तत्व यानी उस चीज़ को खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हमारे बालों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, हमारे नाखून के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। अब ये कैल्शियम, लोह तत्व, ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ पाती है, तो हम उनको आसान तरीके से बताते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बाजरा खा रहे हैं तो हमको इसमें लोह तत्व मिल रहा है जो हमारे खून की कमी को कम कर देगा। यदि हम ज्वार खा रहे हैं तो इसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाएगा। यदि हम कोदो कुटकी खा रहे हैं तो इसमें आयरन और कैल्शियम दोनों मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। और कैल्शियम जो चीज़ है, प्रोटीन जो चीज़ है और आयरन जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो ये सारे पोषक तत्व है। इसके अलावा यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। और प्रोटीन अपन देखो तो 10 से 11 लगभग है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी है सारे ही मिलेट्स में, एक ही मिलेट्स की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर, जितने भी 8 से 10 मिलेट्स है सारे मिलेट्स में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी है। कैलोरी बहुत अच्छी मिल जाती है जो अपने को ऊर्जा देने का काम करती है, और ऊर्जा के लिए आपको शरीर को चलायमान रखने के लिए या काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप भोजन की थाली से कुछ ग्रहण करते हो तो उसके अंदर आपके शरीर से संबंधित सारे अवयवों के लिए पोषक तत्व मिलना ज़रूरी होता है, जो अपने को इस माइनर मिलेट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो पोषक तत्वों की बात हुई है और कैसे कुछ हम और भी इसमें जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम आज बात कर रहे हैं श्री अन्न, पोषण और सेहत के बारे में, और हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर रेखा तिवारी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय उज्जैन से। मैम, आपने ब्रेक से पहले बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। किसान भाइयों के साथ साथ दर्शक भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो कि खेती नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय से जुड़े हुए जानकारियों को संजो के रखना चाहेंगे, क्योंकि उनके सेहत के बारे में बात हो रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है। और श्री अन्न जो एक शब्द निकला है, वैसे इसके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। मैम, ये शब्द कैसे आया, श्री अन्न क्यों इसे कहा गया है? सर, बाकी के जो अपन ग्रेन्स देखते हैं तो उसमें कहीं ना कोई कमी आ जाती है जी। लेकिन जो मिलेट्स है ये अपने भारत में 1950 के पहले के दशक में काफ़ी प्रचलन में थे। अपने भोजन में यही था, गांव में भी देखो, शहरों में भी देखो, यही था। लेकिन जब से गेहूं आ गया तब से ये चीज़ अपने इसमें से हटती गई थी, है ना। तो उसके बाद में से बीमारियां भी बढ़ने लगी थी। ग्लूटेन नाम की जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, उसके कारण काफ़ी बीमारियों ने अपने शरीर को जकड़ रखा था। ये जो मिलेट्स है, इसमें सेहत के सारे गुण अच्छे दिए हुए हैं, जिसके कारण इसमें सब तरह से अपने जो बीमारियां है, आपको बताऊँ, कोलेस्ट्रॉल अपन बोलते हैं, मोटापा आज की तारीख में बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि रेडी टू ईट वाली चीज़ें मार्केट में काफ़ी आ चुकी है। वो खाकर मोटापा बढ़ गया है। ये भी एक तरह से हमारे यहाँ पर कुपोषण का ही एक प्रकार माना जाएगा। ठीक है, अति सुपोषित भी कुपोषण का ही एक प्रकार होता है। इसके अलावा आयरन की कमी तो हम देखते ही, रक्त अल्पता जिसको हम बोलेंगे, आए दिन होता रहता है। इसके साथ में बालों में भी आजकल के नए जो बच्चे, उसमें भी सफ़ेद बालों का देखने में आ जाता है। यहाँ तक कि आंखें कमजोर, ये भी बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी आने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण भी ये हो रहा है, लेकिन कहीं तो भी जो अन्न हमारा शरीर में जा रहा है वो खान पान भी अपना दूषित होता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर अधिक से अधिक कीटनाशक की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि फर्टिलाइज़रों का भी बहुत इस्तेमाल होता है, और वो उसका अंश कहीं कहीं रह जाता है। और जहाँ अपन ये मिलेट्स को देखते हैं तो इस मिलेट्स के अंदर ना के बराबर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, काफ़ी किफ़ायती भी है। इस सब चीज़ों को देखते हुए एक सामान्य इंसान के लिए इसको अपन श्री अन्न कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने कहा कि भाई इसको उगाने के लिए ज़्यादा हमें केमिकल्स की या पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि भाई आपकी लागत जो है वो भी कम हो जाएगी। और लागत के साथ साथ अगर आपको शुद्ध अन्न अगर खाने को मिल रहा है तो श्री अन्न की कैटेगरी में हमें इसे रख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है किसान भाइयों के साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए कि हमें वर्तमान में जिस तरीके से परिवेश बन रहा है, कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और हमारे स्वास्थ्य उतना सही नहीं हो पा रहा है, बीमारियों का काफ़ी जकड़ाव होता जा रहा है हमारे शरीर पर। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत ज़रूरी है और श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज को हमारी थाली में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो औषधीय गुणों की बात भी हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोटा अनाज की हम बात कर रहे हैं, मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। औषधि का गुण का मतलब ये सर मेडिसिनल वैल्यू इसमें है। बिल्कुल। अभी कुछ एक तो अपन ने बता ही दिया था, जैसे मोटापा की बात अपन ने करी थी, क्योंकि आज के समय में ये बच्चों में काफ़ी हो गया है। मेहनत के काम थोड़े कम हो गए हैं और दिमाग के काम ज़्यादा हो गए हैं, तो मेंटल स्ट्रेस इसमें अपने को ज़्यादा आने लग गया है। ऐसे में यदि अपना खान पान भी सही नहीं रहेगा तो दूसरी बीमारियां अपने आप अपने को जकड़ लेगी। गेहूं खाने से या चावल खाने से डायबिटीज़ की शिकायतें ज़्यादा आने लग गई। इसके अलावा बीपी का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई। मोटापा बढ़ा तो बीपी कहीं ना कहीं आपको घेर लेगा। ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होने लग गई है लोगों में। अब किसी भी हर तीसरे व्यक्ति को देखना एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अस्थमा भी छोटे छोटे बच्चों को भी होने लग गया है, दमा रोग जिसको अपन बोलेंगे। बालों की समस्या पे अभी अपन ने बात करी ली थी। महिलाओं में कैल्शियम की कमी आ जाती है, एक उम्र के बाद में और कैल्शियम की कमी
का एहसास ज़्यादा होने लगता है जब उनके गठिया रोग हो जाता है या घुटनों में जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो एक रोग होता है कैल्शियम की कमी के कारण, उसके कारण हड्डियाँ बहुत नाजुक हो जाती है। चलते फिरते कहीं भी छोटी मोटा भी गिरना हुआ तो फ्रैक्चर हो जाता है। ये कहीं तो भी आपकी हड्डी मजबूत ना होने का प्रमाण देता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर अपने को रोकना है तो सीधी सी बात है कि बाहर से तो रुकेगी नहीं है जी। यदि आपके शरीर के अंदर से ही आपका खान पान अच्छा है, आपका हर तरह से इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आप इन सारे रोगों को कहीं तो भी कुछ हद तक रोक सकते हो। ये दावा तो नहीं कर सकते कि हर रोगों से अपन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो चीज़ है जो आपको घेर लेगी, परंतु अपन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। सही बात। इसी के तहत यदि अपन खान पान अच्छा रखेंगे तो ये सारी जो बड़ी घातक बीमारियां हैं इसको कुछ हद तक अपन आगे ढकेल सकते हैं। हार्ट अटैक की बीमारी को भी अपन आगे ढकेल सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, तो कॉन्स्टिपेशन नाम की जो बीमारी, लोग उसको कॉन्स्टिपेशन को बीमारी मानते ही नहीं, जबकि ये भी एक बीमारी है। सुबह में अगर आपको लेटरिन जाने में परेशानी आ रही है तो ये फाइबर की कमी के कारण हो रहा है। इसके अलावा एसिडिटी से आपकी छाती में जलन होने लगती है, गठिया रोग भी हो जाता है। इन सबको यदि आपको रोकना है तो आपको ये श्री अन्न आपकी थाली में किसी भी तरह से लाना अनिवार्य ही रहेगा। मैं तो अब अनिवार्य या बाध्य शब्द ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि बचपन से हमने भी कहीं ना कहीं खाई है, वो आज भी हम हमारे घर में इस्तेमाल करते ही है। और आने वाले समय में नई पीढ़ी को भी इसको दिखाना है या किसानों को अवेयरनेस करने के लिए ये जो मिलेट ईयर बोला जा रहा है या श्री अन्न साल घोषित किया जा रहा है, इसके पीछे भी मकसद यही है कि कहीं तो भी हमारा जो रेगुलर पैटर्न है क्रॉपिंग का, उसको कहीं तो भी बदलाव की परिवर्तन जरूरी होता है हर चीज़ में। उसी परिवर्तन के अंतर्गत यदि अपन ये किफ़ायत वाला श्री अन्न लगाते हैं तो ये अपनी सेहत को सुधारेगा, कई बीमारियों से भी अपने को रोकेगा और आमदनी तो होना ही होना है। बिल्कुल, आमदनी होना ही है, साथ साथ सेहत बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगी आपकी, सही रहेगी। मैम एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आप बता रहे थे तो मुझे एक दिमाग में चीज़ आई कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या इससे कुछ? इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम है। हर चीज़ के देखो फायदे होते तो नुकसान होता ही, कोई सी भी बात आप लेके चलो, इसका भी हल्का सा साइड इफ़ेक्ट है। यदि ज़्यादा मात्रा में अपने को खाने में आता है तो त्वचा थोड़ी सी रुखी हो जाती है। एक बात ये भी कहूँ, इसमें एजिंग प्रॉब्लम रोकने का भी एक ये होता है। इसमें आपका अगर एज बढ़ रही है तो कहीं तो भी एजिंग प्रॉब्लम को रोकने का भी बहुत अच्छा गुण है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में खाते हैं तो ये आपको कहीं तो भी रूखी त्वचा का सामना करना है। साथ में ये थायराइड की तरफ भी थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो बैलेंस में ही खाना है, पर खाना जरूर है, पर बैलेंस तो आपको हर जगह करना होता है। जैसे हम सेहत की बात कर रहे हैं, साथ साथ कृषि की बात भी करेंगे, तो किसान भाइयों के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो किसान भाई कैसे अपना आय का स्रोत बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैम, किसान भाई कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कैसे अपना आय का स्रोत बना सकते हैं इसमें? अभी देखो आए दिन अपन लोकल टू वोकल की भी बात कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ SHG की बात होती है, स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा FPO की भी बात होती है। ठीक है, ये सारे समूह के माध्यम से आगे बढ़ने के इनकम के एक जरिए बनाए जा रहे हैं। बैंक भी उन्हीं को लोन देती है जो समूह में आता है। सिंगल व्यक्ति जाएगा तो बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन समूह में जाएंगे तो बैंक लोन देगा। यदि अपन माइनर मिलर्स को क्रॉपिंग सिस्टम में अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर अपने भोजन में भी अपन थाली में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद में भी अपन को पसंद आ जाता है ये साल बहुत अच्छे से, और अगले साल इसका प्रोडक्शन अपन ज़्यादा पैमाने पर लेना चाहेंगे, बट नेचुरली हर कोई इसको बिजनेस में उतारना चाहेगा। बिजनेस के लिए मैंने कहा था अभी आपको कि पास्ता और नूडल्स जो है उसके अंतर्गत अपन इसको हाईली सुपर फूड के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, इसका कुछ रेशोस में शामिल करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा वोकल टू लोकल साबित हो सकता है। इसके साथ में यदि अपन कोई भी खाने की चीज़ को बिजनेस से जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। उसमें आपको FSSAI के एक सर्टिफिकेट को ज़रूर लेना चाहिए। वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसकी 1 साल का भी मिल जाता है, 5 साल का भी मिलता है। उसके बाद में आपको उसको रेवेन्यू भी कराना पड़ता है। तो ये 14 डिजिट का होगा ये, और आपको हर पैकिंग के ऊपर इसको लेना पड़ेगा। पैकिंग के ऊपर आपने FSSAI दे दिया, मतलब ये सब तरह से आपका सुरक्षित प्रोडक्ट है, हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और कहीं ना कहीं इससे आय का स्रोत भी बन सकता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर खबरें खेती के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जरूरी, पहली कृषि SEZ परियोजना गैबान रवाना,
सोया महाकुंभ का भव्य आयोजन, गौवंश स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित और प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। कृषि पर हैदराबाद में आयोजित G20 देशों की 3 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक वीडियो संदेश में वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र के समक्ष आई विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ, फिर भू राजनीतिक तनावों के प्रभाव से भी स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सामूहिक कार्यवाही के तरीकों पर विचार विमर्श करने का आग्रह करता हूं। हमें सीमांत किसानों पर केंद्रित, सतत और समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने के तरीके खोजने चाहिए। हमें वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने के तरीके ढूंढने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य, फसल स्वास्थ्य और उपज से जुड़ी कृषि पद्धतियों को भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने किसानों को नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबान की पहली कृषि SEZ परियोजना को झंडी दिखाई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान एवं गजपति जिले के 20 BSc, MSc, एग्री और BTech, MTech इंजीनियरिंग के छात्र इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कृषि SEZ के लिए कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि गजपति ओडिशा का एक आकांक्षी जिला है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह शुरुआत उस रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि गैबान में एक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। किसानों को सोयाबीन उत्पादन की उन्नत तकनीक से जोड़ने एवं सोया की खेती करने वाले किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवास की कृषि उपज मंडी प्रांगण 2 में सोया महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया। सोया महाकुंभ में मालवा क्षेत्र के लगभग 1000 किसानों द्वारा प्रतिभागिता की गई। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा सोया की उन्नत खेती के विषय में किसानों को संबोधित किया गया। वहीं सोया उद्योग से जुड़े हुए संगठनों द्वारा सोयाबीन उत्पादकों के लिए बाजार से जुड़ने के तरीके भी बताए गए। कार्यक्रम में किसानों, शासकीय विभागों एवं किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्साहपूर्वक भागीदारी की गई। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद की उपस्थिति में भोपाल जिले के मुगालिया छाप की महामृत्युंजय गौशाला में पशु स्वास्थ्य एवं उपचार शिविर का आयोजन हुआ। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कैनरा बैंक के सहयोग से आयोजित शिविर में पशु चिकित्सकों द्वारा गोवंश का टीकाकरण, घायल और बीमार पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने ग्रामीणों को निःशुल्क औषधि वितरण कर योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक केंद्र नागपुर द्वारा विस्तार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग नरसिंहपुर के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर कई विषय विशेषज्ञों के वक्तव्य हुए। केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कार्यक्रम के दौरान जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, प्रतिभूति सहभागिता प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 1985 विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को विस्तृत जानकारियां दी गईं। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां हमने जानी। कैसे हम श्री अन्न को अपनी थाली में लेकर आना है, पोषण और सेहत के बारे में बात की, खबरें खेती की जानी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।